एक और आंकड़ा जो हमारे आपसे संबंधित है, हम आप देहाती लोग हैं, हमारे जो यूरिया बनाने के कारखाने हैं, खाद बनाने के 32 हैं करीब देश के, ये चलते हैं नेचुरल गैस से। इसमें 30 कारखाने नेचुरल गैस आधारित है, इनका कच्चा माल नेचुरल गैस है, और ये नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। सल्फर भी हम इंपोर्ट करते हैं, और भी चीजें, पोटाश वगैरह बहुत सारी चीजें हम इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरल गैस की सप्लाई अगर कतर से नहीं आएगी, जो अब नहीं आ रही, तो मई के बाद हमारे पास जून जुलाई में खाद की भारी किल्लत होने वाली है, भारी। बाप रे बाप। ये रियलिटी है। मैं इसके लिए किसी को दोषी या वो नहीं बताता, लेकिन ये रियलिटी है इस दौर की। इसे हमें स्वीकार करते हुए अपने फैसले लेने होंगे, लोगों को विश्वास में लेना होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को विश्वास में लेके इनका जो निदान हम करने की हालत में उस समय होंगे वो करना होगा। तो सर ये तो आपने बताया जो फर्टिलाइजर का, ये तो समय वही है, जून जुलाई बारिश आएगी और लोग किसान खेत की तरफ दौड़ेगा। समझ रहे हैं आप? आपको हमें कुछ नहीं बताना, आप बिल्कुल समझ रहे हैं। अभी हमारे पास जो स्टॉक है, मई तक इससे काम चला सकते हैं। मई तक तो काम ही नहीं है सर कोई। काम तो मोटा मोटी काम तो उसके बाद ही शुरू होता है सर, मानसून मतलब में ही। चूंकि हमारे यहाँ बहुत सारी क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, हाँ, और सही बहुत बात। तरह की खेती हम करने लगे हैं, बहुत तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। कुछ चीजें हम मतलब आप उन चीजों की बात कर रहे हैं जो हमारे इस हिस्से में बड़े सीजनल होती है, आप वो डिमांड की बात कर रहे हैं जो निश्चित तौर पर पीक पे होती है, उस समय मैक्सिमम चाहिए। जी, एक और तो ये थी हमारी बातचीत। आपने देखी किस तरह से उन्होंने बताया कि खेती पर एक संकट आ सकता है क्योंकि एग्रीकल्चर बड़ा क्राइसिस है, और एग्रीकल्चर में क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स का हमारा क्या है, उस पर थोड़ा रिसर्च हमने किया। जानकारी जो मिली उसके अनुसार करीब 4 करोड़ मीट्रिक टन की हमारी रिक्वायरमेंट सालाना होती है एक फसल की, एक सीजन की। आप जानते हैं 2 सीजन्स होते हैं हमारे, रबी और खरीफ का। तो अभी खरीफ की फसल बोने वाले हैं हम लोग, जो ये जो फसल कट जाती है उसके बाद, लेकिन इसमें थोड़ा समय रहता है, इमीडिएटली नहीं बोती। छोटी-छोटी फसलें तो बोई जाती हैं, लेकिन अधिकतर जो फसल बोई जाती है वो जब बारिश होती है जून के अंत में या जुलाई के महीने में बोई जाती है। अभी क्या हो रहा है, अभी जो रिक्वायरमेंट है वो करीब 4 करोड़ मीट्रिक टन की होती है। उसमें से 3 करोड़ 20 लाख के आसपास मीट्रिक टन हम लोग खुद बनाते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्शन होती है, ठीक है? अब जो 90 करोड़ 90 लाख या 95 लाख मीट्रिक टन के आसपास जो हम बाहर से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो कहां से आती है? वो आती है, उसका एक बड़ा हिस्सा 40% या उससे ज्यादा हिस्सा आता है 3 मुल्कों से, जो कि आता है स्टेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से। जो स्टेट ऑफ होर्मुज है उसके माध्यम से आता है। वो कौन सा है? सऊदी अरब, कतर, अबू धाबी। इन 3 मुल्कों से हमारा एक बड़ा हिस्सा आता है। आता दूसरे स्टेट दूसरे कंट्रीज से भी है, थोड़ा बहुत चीन से भी आता है, इजिप्ट से भी आता है, लेकिन वो थोड़ा-थोड़ा सेगमेंट है। बड़ा हिस्सा जो इन 40% आता है वो इनसे आता है, और वो आता कहां से? इसी स्ट्रीट से, जिस पर अभी विवाद चल रहा है। तो वो रुका हुआ है। अब वो खत्म जब होगा तब आएगा। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, ये हमने केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की बात की है, फर्टिलाइजर जो वहां से आता है। लेकिन और जो चिंता की बात है वो क्या है कि इन्हीं प्रदेशों से या इन्हीं स्टेट से, इन्हीं कंट्रीज से हमारे पास आता है एलएनजी और गैस। एलएनजी भी हम लोग वहीं से इंपोर्ट करते हैं। एलएनजी की क्या जरूरत है? इसको बनाने की, केमिकल जो फर्टिलाइजर्स जो हम बनाते हैं, खाद जो बनाते हैं, उसमें एलएनजी की जरूरत है। वो भी एक मसला है। तो वहां से एक, आप लोग को पता ही है कि 20% तो हॉल्ट हो गया कतर में, जो सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला उनका सेंटर था, उस पर हमला कर दिया है। तो ये एक मसला आ रहा है। जब तक एलएनजी हम लोगों के पास प्रॉपर नहीं मिलेगी, या वो जो गैस आती है हमारी एलपीजी नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग फर्टिलाइजर भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर भी उसका असर होगा। और 40% वहां से आता है। हालांकि हालांकि अभी नए रूट्स तलाश किए जा रहे हैं। रूस और अमेरिका से हम लोग तलाश कर रहे हैं, भारत तलाश कर रहा है कि वहां से आए। लेकिन वहां से आने में एक समस्या है। इन इलाकों से जब भारत में आता है, कतर से, सऊदी अरब से, स्टेट ऑफ होर्मुज के थ्रू जो यहाँ पर आता है, तो वो आता कितने दिन में है? वो आ जाता है करीब 4 दिन में, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन
मैक्सिमम, और रशिया से या अमेरिका से जब हम लोग लेंगे तो वो आएगा 45 से 60 दिन। ये मसला है, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, महंगा पड़ता है, और हमारे जो प्लांट्स जो बनाने के लिए हैं वो उसके उनमें जिस तरह का प्रोडक्शन हम लोग करते हैं वो सूटेबल है इस गैस के लिए जो यहाँ से आती है। तो ये एक बड़ा मसला है जो इस वक्त हम लोग फेस कर रहे हैं। हमारी डिमांड मैंने आपको बता दिया। असल में हमने एक डिटेल इस पर किया, कुछ लोगों से बातचीत की, तब जाके एक रिपोर्ट तैयार की। अब जब वो एलएनजी और ये पीएनजी हमारा नहीं आएगा तो हम लोग अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा मसला है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो आप जानते हैं। अगर हम लोग एक स्टेट की किसी की भी बात करें तो पहले स्टेट गवर्नमेंट को एक रिक्वायरमेंट देनी पड़ती है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसको रिक्वायरमेंट देती है कि भाई हम लोगों को एक सीजन में सपोज करो, मान एक एग्जांपल है कि मान लो हरियाणा सरकार कहती है कि भाई हम लोगों को 1 लाख मीट्रिक टन की जरूरत है। तो कितने दिन में जरूरत है, किस फसल के लिए जरूरत है, सपोज करो रबी की फसल के लिए जरूरत है, तो वो कब बोया जाता है, कब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसका जो छिड़काव होता है वो तो आप जानते हैं अलग अलग समय पर किया जाता है। यूरिया को शुरू में ज्यादा किया जाता है, बाद में भी जरूरत पड़ती रहती है, फेज्ड मैनर में होता है। तो वो सरकार क्या करेगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो कंपनीज को बोलेगी हरियाणा को इतना चाहिए, जिसमें से इस कंपनी को ए बी सी डी ई ये कंपनीज जो बनाती हैं वो इतना 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 परसेंट हरियाणा को भेजेगी, ठीक है, और वो फेज्ड मैनर में भेजेगी। जरूरी नहीं है कि एक ही महीने में उनको सारा यूरिया भेज दिया जाए, फर्टिलाइजर भेज दिया जाए। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे भेजती चली जाएगी। और जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 1 लाख जो मीट्रिक टन का है वो हो सकता है 20,000 30,000 ऐसे हर महीने भेजे। वो एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैटर्न बनाया जाएगा। फिर वो कहां जाएगा, वो जाएगा उसका एक बड़ा हिस्सा 40%, कहीं 50%, कहीं 60%, अलग अलग स्टेट्स में 40% हिस्सा के आसपास हरियाणा में चला जाएगा हैफेड को, जो कि सरकारी एजेंसी है। वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। और बाकी का जो 60% हिस्सा है वो केमिक जो फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनीज हैं, सरकारी और प्राइवेट दोनों, वो कंपनीज अपने एजेंट्स बनाती हैं। उन एजेंट्स के थ्रू इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आप लोग देखते हैं ना कि कंपनी बना रही है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके माध्यम से बेचती हैं। लेकिन जब कई बार तो दिक्कत आ जाती है कि भाई शॉर्टेज बहुत होती है। वो शॉर्टेज क्यों हो जाती है? जब हम लोग बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारा है ठीक-ठाक, हम लोग अपनी डिमांड्स को पूरा करते हैं, सप्लाई कितनी है हमारे पास। तो कई बार देखते हैं कि शॉर्टेज हो जाती है। वो शॉर्टेज क्यों होती है? उसका रीज़न क्या होता है कि क्योंकि बहुत टच एंड गो सिचुएशन है। और टच एंड गो सिचुएशन में कई बार अगर कोई जहाज़ जो लेके आ रहा है, अगर वो अटक गया कहीं, डिले हो गया उसके लोड करने में, तो वो उसका असर फिर प्रोडक्शन पे पड़ता है और डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा पूरा जो चेन है वो उससे हैम्पर होती है। इस वजह से ये समस्याएँ कई बार आती हैं। और ज़ाहिर है डिमांड हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। डिमांड तो उतनी है नहीं। एक बार आज 4 करोड़ है, हो सकता है 4 करोड़ 20 लाख बढ़ जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा बढ़ जाए। तो उसका असर सीधे तौर पर इस पे पड़ता हुआ दिख रहा है। तो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से इस सीज़न पर उसका असर शायद ना हो, क्योंकि हमारे पास पहले से भी कुछ सामान आ गया था। लेकिन जब जून-जुलाई का महीना आएगा, तब हम लोगों को ज़्यादा असर इसका फ़ील होना शुरू होगा। और अगर ये लंबी लड़ाई और चलती है, तो इसका असर और लंबे समय तक भी हो सकता है। फिलहाल तो किसानों को उतना ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समस्या तो है। समस्या तो ज़ाहिर है हर सेक्शन में है, हर सेगमेंट में है, तो भई किसान कैसे उससे बच सकता है। लेकिन उम्मीद है कि ये समस्या सुलझेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन कुछ आपके लिए कलेक्ट की थी, इसमें ब इतना ही। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।